नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीटीएट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं उसकी है सिलेक्शन एग्जाम, और कहीं ना कहीं हमारे सामने है सीटीएट और एचटीएट। तो इन सभी के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आप लोगों को प्रत्येक दिन एक न एक टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। तो उसी सीरीज में आज के लिए आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार जो टॉपिक होने वाला है वो है पशुपालन को लेकर या फिर मालवाहक पशु को लेकर, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, उन्हीं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत आपको टोटल 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, और ये जो 50 प्रश्न होने वाले हैं ये वो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और इस टॉपिक से जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। तो बस शुरू से लेके आखिरी तक क्लास में बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न के साथ में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भेड़ों में प्रजनन की क्रिया को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? जो भेड़ है, उस भेड़ की यदि हम बात करें तो उसमें जो प्रजनन होता है, उस प्रजनन की क्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो भेड़ में प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन के मुताबिक आप लोगों को बताना है। पहला है कि यहाँ पर आप लोगों के सामने काविंग कहा जाता है, टपिंग कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है, या किडिंग कहा जाता है। तो भेड़ों में प्रजनन की क्रिया जो होती है बच्चों, उसे जिस नाम से जाना जाता है वो है टपिंग। देखो, हर एक जगह आप लोगों को पता है कि अलग अलग चीज़ें होती है। प्रजनन की यहाँ पर बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रजनन के बारे में। हर एक जीव की यदि हम बात करें तो जीव को अपने अगले विकास के लिए या अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए बच्चों? पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो चीज़ जरूरी है, वो है क्या? प्रजनन। बिना प्रजनन के कहीं ना कहीं नई पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता, ये आप लोगों को पता है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं हम। स्वरों में पूर्ण नर को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि जो मैच्योर मेल है उसको क्या कहा जाता है। मैंने यहाँ पर वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो स्वरों में जो पूर्ण नर है उसे क्या कहा जाता है? उसे रैम कहा जाता है, उसे बक कहा जाता है, उसे बुल कहा जाता है, या बोअर कहा जाता है। तो स्वरों में जो पूर्ण नर होता है बच्चों, उसे जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके सामने क्या? बोअर। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मैच्योर मेल होता है उसे क्या कहते हैं? बोअर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस में कितना होता है? जो गाय होती है उस गाय के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका जो शारीरिक तापमान होता है बच्चों, वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, या 45.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। एक जो स्वस्थ गाय होती है उसका तापमान लगभग इतना होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। पशुओं में दो मधकालों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मधकाल क्या है? जैसे कि हम मनुष्य की यदि हम बात करें, और मनुष्य में जो महिला हैं उन महिलाओं की यदि हम बात करें, तो महिलाओं में जो मधकाल होता है उसे तो कहीं ना कहीं हमें जो बोला जाता है वो है कहीं ना कहीं क्या? रजोधर्म। ठीक, उसको बोला जाता है माइक्रो सर्कल बोलते हैं, या फिर रजोधर्म कहा जाता है। लेकिन पशुओं में जो मधकाल के बीच का जो अंतर होता है या जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? ऋतु में कहा जाता है, डाई एस्ट्रेस कहा जाता है, यौवन अवस्था कहा जाता है, या मधचक्र कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? मधचक्र कहा जाता है। ठीक, और आप लोगों को पता है कि महिलाओं में जो रजोधर्म की प्रक्रिया है ये कितने दिन बाद वापस होती है? तो ये 28 दिन के बाद वापस होती है, ये आपको पता होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। मधचक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है? जो पशुओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो मधचक्र की जो अंतिम अवस्था होती है उसे ऋतु में कहते हैं, डाई एस्ट्रेस कहते हैं, यौवन अवस्था कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न जो है उसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डाई एस्ट्रेस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में किसके द्वारा किया गया? यानी कि कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब होता है एक तरीके से जो पशु है उसके पशु के अंतर्गत कहीं ना कहीं मेल एंड फीमेल के द्वारा या इनके जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो जायगोट बनता है उसको गर्भ में प्रेषित करना। ठीक, तो ये कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर संपत कुमार, लाफार्ज, लियोनार्डो, रॉबर्ट बकवेल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाफार्ज, लियोनार्डो के द्वारा ये किया गया था। चलिए अगला है, गाय की देसी नस्ल है। यहाँ पर बच्चों देसी नस्ल के बारे में बात हो रही है, तो बोस टोरस, बोस इंडिकस,
बुबेलस बुबेलिस या ओविस अराइज। तो गाय की जो देसी नस्ल है उस देसी नस्ल का जो नाम है बच्चों वो है आपके सामने क्या, बोस इंडिकस है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी नस्ल है, देसी नस्ल है ये। चलिए, गाय की विदेशी नस्ल है ये आपको बताना है। तो बोस टोरस है, बोस इंडिकस है, बुबेलस बेबिलस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इससे पहले जो था वो देसी नस्ल के बारे में, और यहाँ पर जो है बच्चों वो कौन सी नस्ल के बारे में दे रखा है, तो विदेशी नस्ल के बारे में दे रखा है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गाय की जो विदेशी नस्ल है ये कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बोस टोरस। क्या हो जाएगा, बोस टोरस हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। गाय भैंस की नाड़ी की गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो गाय भैंस की नाड़ी का पता लगाया जाता है बच्चों वो कौन सी धमनी के द्वारा लगाया जाता है, मैक्सिलरी धमनी, फेमोरल धमनी, कासीजियल धमनी, या इनमें से कोई नहीं। तो गाय भैंस की नाड़ी की गति का जो पता लगाया जाता है बच्चों वो जिससे लगाया जाता है वो है क्या, काक्सीजियल धमनी। कौन सी है, काक्सीजियल धमनी है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, जैसे मनुष्य के रक्तदाब की यदि हम बात करें, मनुष्य के रक्तदाब को किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। क्या, स्फिग्नोमेनोमीटर। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक, कि रक्तदाब को मापा किससे जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। और जो वही रक्तदाब जो होता है सामान्य व्यक्ति का वो 80 से 120 के बीच होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भेड़वा बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो भेड़वा बकरियों के समूह को हर्ड, फ्लोक, ड्रोव, इव। तो भेड़वा बकरियों के जो समूह हैं उन्हें जिस नाम से जाना जाता है बच्चों वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं फ्लॉक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल निम्न में से कौन सी है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा अंडे देती है, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न। तो यहाँ पर 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न। यहाँ पर कड़कनाथ दो जो है ये मुर्गा जो है कड़कनाथ, ये कहाँ का है, तो कड़कनाथ जो है ये है झाबुआ का। सर इसको लेकर क्या विशेषता है बच्चों, इसको लेकर विशेषता यह है कि इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसे क्या प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जीआई टैग का मतलब होता है कि जो विशेषकर किसी एक स्थान पर मिलने वाली चीज होती है वो उसे जीआई टैग प्राप्त होता है। वैसे जियोलॉजिकल इंडिकेशन इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। 1955, 1960, 1965, 1975। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई, तो ये की गई है 1965 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला है, मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। एक भी प्रश्न वो नहीं लिया गया है जो कि नॉर्मली आप लोगों को आता हो। हर एक प्रश्न वो लिए गए हैं जिनमें कहीं ना कहीं लॉजिक है, जो आप लोगों ने बहुत कम सुने हो क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। तो मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, टीजेड टेस्ट के द्वारा, कैंडलिंग के द्वारा, केपोनाइजेशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कैंडलिंग। ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा उनके अंडों का पता लगाया जाता है। ठीक, चलिए, मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत कौन से वायरस के द्वारा फैलती है। तो मुर्गियों में जो बीमारी होती है, जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है बच्चों, तो मुर्गियों में जो रोग होता है वो रानीखेत होता है। वो कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, बोरेलियोटा वायरस, पैरामिक्सो वायरस, मैरेक्स या एवियन इन्फ्लुएंजा। तो मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत जो बीमारी है वो फैलता है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। तो 14वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यह आप लोगों को बताना है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, जो कि बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, तो चलो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान। तो बच्चों दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है कौन सा, प्रथम स्थान है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया। यानी कि इससे पहले विश्व में यदि हमने बात की 1777 में। ठीक, अब यहाँ पर भारत में बात हो रही है, तो भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर संपत कुमार, KL चड्डा, HH बेनेट, नॉरफॉर्क। तो यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया, गाय के दूध में हल्का पीलापन का कारण है। जो गाय का दूध होता है वो आप लोगों ने देखा होगा हल्का हल्का पीला होता है, तो उसका कारण क्या है, केसीन के कारण, लैक्टोज के कारण, कैरोटीन के कारण या वसा के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं कैरोटीन।
चलिए अगला है, साहीवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? जो साहीवाल गाय की एक नस्ल है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? रोहतक हरियाणा, नागौर राजस्थान, सिंध या मोंटगोमरी पाकिस्तान। तो साहीवाल नस्ल की जो गाय है इसका उद्गम स्थान आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, यह है मोंटगोमरी पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, थारपारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ पर कौन सी नस्ल के बारे में बोला गया है? थारपारकर जो नस्ल है ये किसकी नस्ल है ये भी पता होना चाहिए, तो ये गाय की नस्ल है। ठीक, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक ठीक है भैया, हम बताएंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो नागौर है, रोहतक है, सिंधु है, मोंटगोमरी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। क्या हो जाएगा बच्चों? सिंधु हो जाएगा। ये इसका क्या है? उद्गम स्थल है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से थारपारकर जो गाय है ये राजस्थान पे भी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये राजस्थान में भी मिलती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मुख्य रूप से यदि देखा जाए, वैसे राजस्थान इसका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है इसलिए हमने सिंधु बताया, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये राजस्थान में भी मिलती है। जो जोधपुर जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाली एक गाय होती है, इसकी ये क्या होती है? विशेषता है ये। ठीक, और इसका जो रंग होता है सामान्यतः कैसा होता है? सफ़ेद होता है, जो थारपारकर जो नस्ल होती है गाय की उसका रंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो हमारे यहाँ पर जो भैंस पाई जाती है उस भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन है बुबालस बुबेलिस, बुबालस अर्नी, बोस्टोरस या ओविस एराइज। तो यहाँ पर भैंस क्या है? तो भैंस एक दुधारू पशु है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, और बहुत सारे लोग जो है वो भैंस को पालना पसंद करते हैं। गांव में आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भैंस को ज़्यादा पसंद करते हैं पालना। भैंस का रंग सामान्यतः आप लोगों ने देखा है कैसा होता है? काला, और इसकी बहुत सारी प्रकार की प्रजातियां होती है। मुर्रा होती है, सुरती होती है, जाफराबादी होती है, महसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संभलपुरी, ये सब किसकी प्रजाति है बच्चों? ये भैंस की प्रजाति है। ठीक, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुबालस बुबेलिस, इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस व सुरती भैंस के संयोग से विकसित भैंस की नस्ल अभी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि जो मुर्रा भैंस है और सुरती भैंस है, इन दोनों के संयोग से कौन सी भैंस की नस्ल को विकसित किया गया है? गोदावरी, नीली रावी, भदावरी, महसाना। तो यहाँ पर 21 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महसाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पशु को गरीब की गाय भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो कि गरीब की गाय जो है वो किसको कहा जाता है? बकरी को, भेड़ को, गाय को, भैंस को। तो गरीब की गाय जो कहा जाता है वो कहा जाता है बकरी को, क्योंकि ये बहुत आसानी से और बहुत कम रेट में मिल जाती है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्या? राजस्थान। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ऊँट है ये ऊँट को मुख्यतः क्या कहा जाता है? राजस्थान का जहाज कहा जाता है। क्या? राजस्थान का जहाज। और ऊँट एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ज़्यादा समय तक गर्मी में रह सकता है। इसके अंदर गर्मी को सहन करने की क्या होती है? शक्ति होती है। किसके अंदर? ऊँट के। और वहीं राजस्थान का राजकीय एक तरीके से देखा जाए पशु, क्या राजकीय पशु भी कौन सा है? ऊँट है। जो कि ऊँट कैसा राजकीय पशु है? इसका एक पालतू है। ये कैसा है? ये पालतू पशु है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? घोड़ा, उदबिलाव, रेगिस्तानी नेवला, ऊँट। तो इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। ठीक, चलिए, खेल या लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? यानी कि जो खेल या फिर लड़ाई के लिए जो मुर्गियों की प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हैम्पशायर, असील, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न। तो बच्चों इनमें सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25वें का क्या? बी, जिसे कहेंगे हम असील। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भेड़ प्रजनन का केंद्र अंबिका नगर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंबिका नगर में कहाँ पर है ये। ठीक, चलिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है आपके सामने कोटा। ठीक, दूसरा है आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या? बूंदी। तीसरा है टोंक और चौथा है कौन सा? जयपुर। ठीक, तो यदि हम बात करें भेड़ के बारे में तो यहाँ पर राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बूंदी।
ठीक। बाकी इसके अलावा भेड़ प्रजनन केंद्र की यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो हरियाणा के हिसार में भी है। कहाँ पर है ये, जो हरियाणा है उस हरियाणा का एक क्षेत्र जो कि कौन सा है बच्चों, हिसार, वहाँ भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। वहीं राजस्थान के में जो हमने देखा है अभी क्या भैया, भेड़ प्रजनन का अंबिका नगर में, कहाँ पर ये बूंदी, और उसमें भी यदि देखा जाए तो कहाँ पर है, ये मालपुरा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि और भी अंदर यदि पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, ये मुख्य रूप से मालपुरा में है। बाकी अलग अलग मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं। जो पशु होते हैं उन अलग अलग पशु, उनको जो मिलाने की जो नस्ल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, या उनको मिलाने की प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन क्रॉसिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि अलग अलग पशुओं को मिला रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनमें क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28, ऊंट के पेट के कितने भाग होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। भाई एक भी प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर ऐसा नहीं लिया है जो कि इजी हो और कहीं ना कहीं जो एग्जाम में ना आए। हर एक प्रश्न की एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऊंट के पेट के भाग के बारे में बात हो रही है कि ऊंट के पेट के कितने भाग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो 3 है, 2 है, 4 है, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 28वें का, वो हो जाएगा ए, यानी कि 3 भाग होते हैं। ऊंट के पेट के जो भागों की यदि हम बात करें कितने भाग, 3 भाग। अब यहाँ पर 3 भाग कौन कौन से होते हैं तो मैं बता दूं आपको, कोई बात नहीं भैया। एक होता है रुमेन, ठीक, दूसरा होता है रेटिकुलम, रेटिकुलम होता है, और एक और जो भाग होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है एबोमासम, एबोमासम। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ऊंट के पेट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ऊंट के पेट में भोजन और पानी को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रुमेन और रेटिकुलम में डाइवर्टिकुला यानी कि पानी की जेबें होती हैं। ठीक, और ऊंटों के पेट में ओमासम नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि एबोमासम होता है, ओमासम नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि होती है, यानी कि जो भैंस है वो सामान्यतः कितने दिनों तक दूध दे सकती है, 145 दिन, 175 दिन, 281 दिन, 332 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 29वें का सी, 281 दिन। चलिए अगला प्रश्न है, बछिया की वयस्क होने की उम्र है, जो बछिया होती है उसकी वयस्क होने की उम्र कितनी होती है, 8 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष। तो बछिया की वयस्क होने की जो उम्र होती है बच्चों वो होती है कितने वर्ष, 1 वर्ष होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है, 16 दिन होती है, 21 दिन होती है, 22 दिन होती है, 7 दिन होती है। तो गाय में मध्य चक्र की जो अवधि होती है बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो गाय में मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो होती है 21 दिन। कितने दिन होती है, 21 दिन होती है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों के बीच में ही हमें जो गाय है उसके सीमन करवा लेनी चाहिए ताकि गर्भधारण हो सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के सामने, किस प्रजाति की मादा में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। किस प्रजाति की मादा में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन नहीं है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा भैया भेड़। चलिए अगला प्रश्न है 33, बछड़ों में बधियाकरण कितने माह की आयु पर करते हैं। जो बछड़े होते हैं उनमें बधियाकरण करने की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 6, 12, 18, 24। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर माह की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक, कंफ्यूजन के लिए आपके सामने वहाँ पर वर्ष भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। चलिए अगला प्रश्न है, गाय, भैंस व बकरी में प्रजनन यानी समागम की क्रिया कहलाती है, यानी कि गाय, भैंस, बकरी इन तीनों में प्रजनन की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, टूपिंग, कपलिंग, मेटिंग, सविंग। तो बच्चों 34 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सविंग। इन तीनों के अंतर्गत जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सविंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर में प्रजनन की क्रिया को क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, मैटिंग कहते हैं, टूपिंग कहते हैं या कपलिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर स्वरों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वर में प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कपलिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया, सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है,
घोड़ा, गाय, ऊंट, बकरी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा क्या, ऊंट, जो कि आपको पता होना चाहिए, यह इससे पहले मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल अच्छी मात्रा में दूध देती है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों आप लोगों से भेड़ के बारे में, तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, सोनाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा, लोही। तो यहाँ पर भेड़ की जो अच्छी नस्ल है वो हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 37 का ए, जो कि है सोनाड़ी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। कश्मीरी, बार्बर, मालपुरा, लोही। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा क्या, मालपुरा। ये मालपुरा यदि देखा जाए तो ये बकरी की नस्ल नहीं है, बल्कि कश्मीरी, बार्बर और लोही तीनों की तीनों जो नस्ल है भैया वो किसकी है, बकरी की नस्ल है। चलिए, निम्न में से मुर्गी की नस्ल है मुर्रा, टोगनबर्ग, रॉय आइलैंड रेड, मेरिनो। तो यहाँ पर इन चारों में से यदि देखा जाए तो मुर्रा तो किसकी है, भैंस की नस्ल है। ठीक, यहाँ पर जो मुर्गी की नस्ल है वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी, रोड आइलैंड रेड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। सबसे अधिक अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसकी नस्ल आप लोगों को बताना है कौन सी है। कड़कनाथ है, आरआईआर है, मीनारका है, लैंगहॉर्न है। तो यहाँ पर इन चारों में से जो इसका सही जवाब होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलेंगे लैंगहॉर्न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, मेरिनो कहाँ की नस्ल है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, स्वीडन। तो आपको बताना है मेरिनो कहाँ की नस्ल है, ऑस्ट्रेलिया की है, यूएसए की है, फ्रांस की है कि स्वीडन की है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा डी, जिसे कहेंगे हम स्वीडन। चलिए अगला प्रश्न है भाई, व्हाइट लैंगहॉर्न की उत्पत्ति स्थान है। यानी कि जो व्हाइट लैंगहॉर्न की उत्पत्ति है ये कौन से स्थान से होती है, अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से, इटली से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा जो कि है क्या, डी, जिसे कहेंगे हम इटली। ठीक, चलिए अगला है, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने भेड़ के बारे में जाना था कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो वो हमने पढ़ा था सोनाड़ी। अब यहाँ पर बकरी के बारे में पूछा जा रहा है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, जाफराबादी, अल्पाइन, जमुनापारी, सानेन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सानेन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सवाई चाल किसकी विशेषता है। सवाई चाल जो है वो विशेषता नागौरी की, थारपारकर की, कांकरेज की, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है कांकरेज की। किसकी है, कांकरेज की। चलिए अगला प्रश्न है, बकरी की वह नस्ल जिसके सिंग नहीं होते। मतलब बकरियों में भी ऐसी कुछ नस्लें होती है जिनके क्या नहीं होते बच्चों, सिंग नहीं होते। अल्पाइन है, अंगोरा है, टोगेनबर्ग है, सानेन है। सानेन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टोगेनबर्ग। चलिए अगला प्रश्न है 46, मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो मुर्रा भैंस का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि मुर्रा भैंस का जो उद्गम स्थल है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, आपके सामने पंजाब है। चलिए अगला प्रश्न है, किस नस्ल के सिंग दराती के समान होते हैं। मतलब ऐसी कौन सी नस्ल है भैंसों में जिसके सिंग जो होते हैं वो दराते के समान एकदम तीखे होते हैं, ठीक, धार वाले। मुर्रा, भदावरी, सुरती, मेहसाना। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुरती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 48, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़ जाते हैं वो कौन सी है। थारपारकर है, कांकरेज है, गिर है, हरियाणा है। तो बच्चों ऐसी नस्ल जो है वो है गिर। तो 48 का हो जाएगा सी। चलिए अगला है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है आगरा क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान हो जाता है बच्चों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहेंगे हम आगरा क्षेत्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति के हैं। आपके यहाँ सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं,
गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन चारों में से ज़्यादा मात्रा किसकी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति के हैं बच्चों, तो वो है बकरी के, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पशुपालन वाले टॉपिक से आप लोगों के सामने एक छोटी सी क्लास के माध्यम से 50 क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।